और एक पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, एक टर्म है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, और एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और HDI और हंगर रिपोर्ट में क्या क्या पैरामीटर लिए जाते हैं। ये सब कुछ टॉपिक कल रह गए थे, ठीक है, पॉवर्टी वाले में। उसको आज ये ट्राई करते हैं कि कवर कर देते हैं। उसको कवर करने के बाद किस पे चलेंगे? बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा लिखो फिर। चलेगा ही नहीं यार, इसके सारे घिस गए हैं ना। इसका ये वाला जम जाता है बहुत, मिटता नहीं है। सही से फिलअप नहीं किया क्या इसमें? क्या हुआ? तभी मत ऑन करो, रुक जाओ। ऑन कर दिए क्या? कोई बात, रहने दो। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो समझो। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो कल हमने बीपीएल पढ़ाया था ना, एक बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक टर्म पढ़ाया था पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन पढ़ाया था ना मैंने। पॉवर्टी लाइन एक्चुअली में पीपल हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो क्या होगा? एक तो नीचे होंगे पॉवर्टी लाइन से, एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे। तो कौन सा प्रोपोर्शन एक्चुअली में मेजर कर रहा है? ये जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है उनका रेशियो एक्चुअली में ये मेजर करता है। इन्होंने कहा
पॉपुलेशन हुज पर कैपिटा इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन। टोटल पॉपुलेशन से जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रह रहे हैं उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। ठीक है, नहीं समझे? कल हमने गरीबी डिफाइन करने के लिए क्या बताया था, एक पॉवर्टी लाइन डिफाइन की जाती है गरीबी रेखा, और गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका जितना परसेंटेज है, जैसे 21.9% मैंने बताया था तेंदुलकर कमेटी के अनुसार, तो ये क्या हुआ, ये किसके परसेंटेज पे, टोटल पॉपुलेशन के ना। ये जो निकल के आया क्या होगा, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। ये एक्चुअली में बहुत सिंपल मेजर्स होता है, जैसे अगर 100 लोग हैं, इसमें से 21 लोग अगर पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, 21/100 क्या हो गया, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। समझे? क्लियर? किसी कहीं कोई डाउट? जो डेली आ रहे हैं उन बच्चों का, जो डेली नहीं आ रहे हैं उनको ये समस्या हो रही होगी पॉवर्टी लाइन ही क्या होती है, गरीबी रेखा ही क्या होती है, वही नहीं समझ आ रहा होगा। गरीबी रेखा एक्चुअली में एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे ये डिफाइन किया जाता है कि कौन से लोग गरीब हैं कौन से नहीं। ये सरकार डिफाइन करती है कई पैरामीटर के बेसिस पे, वो पैरामीटर हमने कल लिखवाया था। आप लोगों ने बीपीएल कार्ड पढ़ा होगा ना, बीपीएल कार्ड पढ़ा है ना, बीपीएल कार्ड धारक, उनके भी एक पैरामीटर डिफाइन किया जाता। सभी लोगों को तो गरीब नहीं कहा जा सकता ना, कुछ लोग बेसिक व्यय नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों की इनकम कम रहेगी, कुछ लोग अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ें नहीं पूरी कर पाएंगे, वो किस श्रेणी में आएंगे, गरीब। ठीक है, अब यहां पे एक दूसरा टर्म आ जाओ बेटा, पॉवर्टी गैप रेशियो है एक टर्म, गरीबी पॉवर्टी गैप रेशियो। पॉवर्टी गैप रेशियो क्या होता है, जो हमने पॉवर्टी लाइन डिफाइन की, मान लिया जैसे वर्ल्ड बैंक का हमने एग्जांपल क्या दिया था, $1.90, $1.9 डेली जिसकी इनकम हो या उससे ज्यादा हो, वो पॉवर्टी गरीबी रेखा में नहीं आएगा। अब 1.9 हमने क्या किया, गरीबी रेखा डिफाइन कर दिया। अब लेकिन आप उस लाइन से, जो ये लाइन डिफाइन है, ये जो लाइन डिफाइन हुई, इसके नीचे सब लोग एक समान रूप से वितरित नहीं है, कुछ यहां पे होंगे, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे होंगे ना, ऐसा है ना। अब इसके ऊपर क्या है, वो गरीब नहीं, अपनी बेसिक नीड कंप्लीट कर लेंगे। इसके नीचे जो हैं वो उनके सारे एक्चुअली में रेशियो तो सेम नहीं है। अब ये जो गैप होगा, इनका गैप या इनका गैप इस पॉवर्टी लाइन से, ये क्या होगा, पॉवर्टी गैप रेशियो। समझे? नहीं, अपर वाले का नहीं, पॉवर्टी लाइन से कितना गैप है किसका, नहीं, गरीबी रेखा से कितने, क्या लिखा है, पॉवर्टी गैप गैप बाय व्हिच मीन कंजम्पशन ऑफ द पुअर बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। मतलब पॉवर्टी लाइन से, जो पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी इनकम कितना, मान लिया किसी के $1.1 है, किसी के $1.3 है, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, गैप रेशियो होगा। उसी हिसाब से कार्ड बनते ही हैं। अब उसके बीच में दोनों के बीच डिफरेंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में क्या हो रहा है, सीवीआरटी ऑफ गरीबी तो नहीं पता चल रही है ना, इसमें तो सिर्फ पता चल रहा है इतने लोग गरीब हैं इस लाइन से, लेकिन यहाँ पे सीवीआरटी ऑफ गरीब पता चल रही है ना, कौन ज्यादा गरीब है कौन थोड़ा कम गरीब है, किसको कम आवश्यकता है चीजों को एक्चुअली में फंडिंग देने की, किसको ज्यादा सुविधा देने की जरूरत है, तो इससे ये पता चल रहा है ना, ये इसके डिफरेंसेस हो गए। इन्होंने वही पॉइंट लिखा कि डेप्थ ऑफ पॉवर्टी एक्चुअली में इंडिकेट्स होता है, उसमें नहीं हो पा रहा है, उसमें से एक्चुअली में कट ऑफ, एक कट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल
प्रीलिम्स एग्जाम सब दिए थे इस बार? क्या आ रहा है काला? सर ये क्या है, साइड होके मतलब मेरे आता आ रहा है। अच्छा सुनो, जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स वाला पेपर देते हैं, सबने दिया होगा, सबके कुछ नंबर्स आए होंगे, कुछ कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी के ज्यादा सही होंगे, किसी के कम। लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, एक कट ऑफ डिसाइड कर दिया। क्या हो गई वो? पॉवर्टी लाइन हो गई ना। अब कुछ लोग कहेंगे एक नंबर से मैं तो रह गया, कुछ लोग कहेंगे 2 नंबर रह गया, कुछ लोग क्या कहेंगे 10 नंबर से रह गया, और कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन होगी जिनके सिर्फ 10 नंबर आए होंगे, इतना गैप होगा ना। अब कैसे पता चल रहा है? ये डिफरेंसेस पता चल रहे हैं ना। ये क्या है? पॉवर्टी गैप रेशियो, समझ गए ना। और पॉवर्टी वो क्या, हेड काउंट रेशियो, जितने लोग उस कट ऑफ के बाहर हैं उनको रिवर्स कर दो और जितने टोटल एग्जाम में बैठे, तो यहां पे तो पॉवर्टी बहुत बढ़ जाएगी। अगर एग्जाम कंपटीशन का एग्जाम्पल लोगे तब तो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो कितना आएगा? लगभग 70-80-90% आएगा। 90% क्या, 95% भी आ सकता है। प्रीलिम्स में 5 ही 6% तो सिलेक्ट होते हैं, जितने 10% से भी कम होते हैं। सीट के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। 15 गुना लेते हैं, जैसे अगर 100-200 सीट है 3000। अब अपीयर कितने हुए? 6-7 लाख अपीयर होते हैं, कई बार 3-4 लाख अपीयर होते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं बहुत से ना। तो उसके बेसिस पे आप अगर कंपैरिजन करो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है ना, पॉवर्टी गैप रेशियो समझने का। तो आप लोग एक्चुअली में कौन से पुअर हैं? एजुकेशन और कंपटीशन पुअर है ना। हेल्प तो कर रही है सरकार, पढ़ा तो रही है कि पढ़ो, और क्या चाहिए, कह तो रही इंप्रूव करो, लेकिन पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। ये तो रोज की कहानी है। अच्छा पढ़ रहे हो, वाह ठीक। अब जिसको जिसको इसके एग्जाम्पल एक्चुअली में नहीं समझ में आए हो हाथ खड़े कर दो, और जिसको समझ में आ गया वो हाथ खड़े करेगा, अदरवाइज हम रैंडमली पूछ भी लेंगे। सब डर जाते हो पूछने के नाम से? कौन कौन डरता है पूछने के नाम से? तुम्हें समझ में आ गया बेटा? थोड़ा यार ठीक। आप लोगों को, आप लोग कल वाली क्लास एक्चुअली मिस किए हैं ना? नहीं सर, मेरा आज पहला दिन है बेटा आपका? अच्छा क्या, एक लाइन में क्या डिफाइन करना है? लिख देना एक्चुअली पॉवर्टी जितना बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, एक लाइन में डिफाइन करने के लिए। और एक्चुअली में ये सब पे डेफिनेशन लिखने को तो आता नहीं है कभी एग्जाम में। पहली बात तो ये सिर्फ समझने में आता है, और कहाँ आता है ऑब्जेक्टिव में 3-4 लाइनें दे दी जाएंगी वहां पे। अब पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो का ऑब्जेक्टिव में आ गया, उसमें क्या करेगा, 3-4 लाइनें दे देगा ऑप्शंस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी। अब उसमें पॉवर्टी गैप रेशियो के एक आध लाइन डाल देगा, आपको कर देगा कंफ्यूज। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो के हिंदी में क्या कहते हैं अरुण बताओ? क्या बताओ हिंदी उसकी? जबरदस्ती की हिंदी ट्रांसलेशन ना करो, जो एग्जैक्ट हिंदी इकोनॉमी में है वो बताओ। यार गरीबी हेड काउंट अनुपात ही लिखा है हिंदी में, ठीक है, गरीबी हेड काउंट अनुपात ही लिखा है वो, ठीक है, इसलिए हिंदी से कंफ्यूज मत होना, यही चीज लिखी है हिंदी में भी। और गरीबी अंतर अनुपात इसे लिखा है, गरीबी अंतर अनुपात, ठीक है, हिंदी में। जहां पे भी इंग्लिश ना समझ में आ रही हो बता दो,
या जिसको जो चीज नोट डाउन करना है इसमें से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने लायक क्या है, ये वाला टॉपिक है, ये पॉइंट है, उसके बाद ये वाला पॉइंट है। अच्छा, सेम इधर भी, दोनों में, ठीक है। ये कट ऑफ पॉइंट एक्चुअली में एक कट ऑफ पॉइंट डिफाइन कर दे रहा है, इसमें इंडेक्स एक्चुअली में मेजर हो रही है। हिंदी में लिख लो, गरीबी अंतर, वो लिखो गरीबी हेडकाउंट अनुपात। बहुत बकवास हिंदी लिखी है, वो हिंदी तुमको समझे में नहीं आएगी। यही देखो, वो हिंदी जो लिखी है हमें लिखाने में एक्चुअली में अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी बोलूंगा तो। ये जानो, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं उनका कुल पॉपुलेशन से अनुपात, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का किससे अनुपात देखना है, टोटल पॉपुलेशन से, कुल जनसंख्या से, ठीक है। इसमें लेकिन क्या होता है, सीवीआरटी मतलब कौन कितना गरीब है ये नहीं पता चल सकता, बस ये पता चल गया एक कट ऑफ पॉइंट, उसके नीचे कितने हैं वो सारे गरीब हैं, बस खत्म हो गया ना। लेकिन इसमें क्या पॉवर्टी गैप अंतर, गरीबी अंतर अनुपात में, इसमें अंतराल में पता चल रहा है कौन कितना गरीब है, स्थिति क्या है, उसका इनकम गैप कितना है, जो हमारी गरीबी रेखा डिफाइन हुई है, ठीक है। लिख लो फटाफट। अगला पॉइंट आएगा पॉवर्टी ट्रैप। गरीबी जाल कहते हैं हिंदी में इसको, और गरीबी जाल से कम समझ पाओगे, ट्रैप ज्यादा तुम लोग पढ़े होगे, ये ट्रैप में फंस गए हैं ना। ट्रैप ज्यादा समझ में आता है देन की जाल बोलेंगे तो जाल कई तरह के दिमाग में आएगा। गरीबी जाल हिंदी में उसे कहते हैं गरीबी जाल, ठीक है। पॉवर्टी ट्रैप क्या होगा, एक तरह से जो बेचारे गरीब हैं उनको अगर अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनके बच्चों को भी वो काम पे लगा लेते हैं ना कई बार, तो वो बच्चे क्या अपने ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और अदर थिंग पे फोकस कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो उसी गरीबी के जाल में वापस आ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये साइकिल क्या है, फैमिली गरीब, चाइल्ड किसमें गरीबी में पैदा हो रहा है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, किताबें नहीं है, एजुकेशन नहीं है उसके पास, जो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, गरीबी में, उसको काम में लगा दे रहे हैं ना, तो वो क्या पढ़ पाएगा, स्किल और नहीं डेवलप होगा, फिर कहाँ पे जॉब तो मिलेगी नहीं उसको, बड़ा हो गया, फिर क्या पॉवर्टी से बाहर आने में नहीं आ पाया, वापस साइकिल वही चल रही है। ये तुम्हारी कलरफुल के लिए किसी ने दिया था मुझे, मेरे पास पड़ा था, मैं यूज नहीं करता, तुम चिपकाती रहती हो ना, सर। हाँ बेटा, एक गरीब परिवार है, ठीक है। अब गरीब परिवार के पास क्या समस्या है, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं तो वो पूरा नहीं कर सकता, जब अपनी मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्या मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब भी होता है, ठीक है। वो फिल्मी डायलॉग मत मारो, रोटी कपड़ा मकान सिर्फ, ठीक है। चिकित्सा हो गई, सेवाएं, अदर सेवाएं हो गई जो एक जीवन जीने के लिए चाहिए, पानी हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये सब किसके पास, इन सब चीजें इनके पास नहीं है। अब इनके पास जो बच्चे पैदा हुए, क्या उनके पास वो रिसोर्सेज रहा, नहीं रहा,
जब इनके पास ये रिसोर्सेज, बच्चे के पास डेवलपमेंट में ये रिसोर्सेज नहीं रहा, तो बच्चा क्या पढ़ पाया, कोई स्किल सीख पाया, नहीं सीख पाया। वो वापस फिर से जॉब पाने के लिए स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना कोई स्किल है, ना कोई एजुकेशन है, ना उसकी कोई कम्युनिकेशन, ना कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ उसका। अदर से बीमार हो सकता, अलग से रह रहा हो, क्योंकि कई न्यूट्रिशन, कई चीजें, खाना पानी ये सब ढंग से मिला नहीं उसे। तो यहां से आने के बाद क्या होगा, वो वापस उसी गरीबी की साइकिल में फंसा रहेगा। तब यहां पे इसको ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट को डिफरेंट स्कीमों के थ्रू इंटरवीन करना, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज खोले, स्कूल खोले, उनको फ्री में सर्विसेज, कुछ एजुकेशन दे, खाना पीना दे, आने जाने का। तो ये यहाँ पे क्या करें, इस वाली साइकिल को यहाँ से ब्रेक होना चालू हो जाए, बच्चे का डेवलपमेंट हो सके, इसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, इसको एजुकेशन फ्री मिल जाए, और चीजों का इनको कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जैसे मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, नॉन स्किल्ड जॉब, ठीक है, लगाया जा रहा है ना। कुछ और इनको मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए, खाने पीने की चीजें दी जाए, अंत्योदय अन्न योजना जैसे चल रही, फूड सिक्योरिटी स्कीम में अनाज प्रोवाइड किया जा रहा है, बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना, ये सब क्या करेगी, इस साइकिल को ब्रेक करेगी ना। ब्रेक करेगी तो बच्चा कुछ तो पढ़ पाएगा, धीरे धीरे डेवलप होगा, तो कुछ ना कुछ जॉब पाएगा, फिर इसके आगे आने वाली जनरेशन को और ऊपर ले जाएगा। और स्कॉलरशिप वगैरह अगर मिलती है बच्चे को, तो कई बार ये गरीबी को साइकिल को ब्रेक करके और ऊपर तक जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं, समझे। पॉवर्टी ट्रैप यही है, यही लिखा है ये सारी पॉइंट। और कई बार क्या होता है, बच्चों को ही लगा लिया जाता है काम में। जो इकोनॉमिक वीक हैं, गरीबी रेखा में रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी काम पे लगा देते हैं साथ में। और कई बार वहां पे फैमिली प्लानिंग भी नहीं होती, बच्चे इसलिए ज्यादा पैदा किए जाते हैं क्योंकि कामगार घर में ज्यादा हो जाए, जिससे ये मेंटेलिटी होती है। देखा है कि नहीं गांवों में, जहां भी इकोनॉमिक वीक लोग हैं, कि 4 लोग कमाएंगे, 5 लोग कमाएंगे, बेटा बेटी सबको पता चला खेत पे लगाए हुए हैं, लोगों के यहाँ मजदूरी करने में लगाए हुए हैं। ये सब कंडीशन आती है सामने, जबकि बच्चों को किस पे फोकस कराना चाहिए, कोई स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब पे। इवन मिडिल क्लास फैमिलीज में भी क्या होता है, मेल फीमेल का गैप आता है। फीमेल का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता, फीमेल को घर के कामों में लगा ही दिया जाता है, उनको कंपलसरी कह दिया जाता है आपको सीखना है, मम्मी की हेल्प करनी है, खाना बनाना है, कुछ भी हो जाए। जरा सा बड़ी होना चालू हुई तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा काम घर के पकड़ा दिए जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में भी जहां पे इनकम है, यहां भी ये ट्रैप, जेंडर इनजस्टिस वाला ऐसा ट्रैप बनता है उनके लिए, फीमेल के लिए सेम ट्रैप। उनकी पढ़ाई पे फोकस नहीं किया जाता, उनके स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया जाता, तो फिर उनकी साइकिल आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी ना। क्योंकि वो जिस कंडीशनिंग में पहला पली बढ़ी, वही फिर आगे कंडीशनिंग बढ़ती रहेगी, तो उनका कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट रुका रहेगा। जो आप लोग कल उस दिन लिख रहे थे एस्से वगैरह, ये सब भी पॉइंट डाल सकते थे। ट्रैप ही तो होता है ये भी, जेंडर इनजस्टिस ट्रैप, या कास्टिज्म का ट्रैप भी यही है ना, नहीं है। ये सब साइकिल अगर एक्सप्लेन करोगे तो चीजें नंबर आपको फेच कराएगा, ठीक है। ये भी एक टर्म है, जनरेशनल और क्रॉनिक पॉवर्टी, गरीबी। ये वही पॉवर्टी ट्रैप का ही एक अगला रूप है। जनरेशन एक्चुअली में क्या हुआ, जब पॉवर्टी ट्रैप नहीं टूटेगा, बीच में ब्रेक नहीं होगा, तो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी ना। गरीबी से वो लोग बाहर नहीं आएंगे ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार को वेलफेयर स्टेट बनके उसको ब्रेक कराना पड़ेगा। समझ गए, इसमें और कुछ नहीं है। लिख लो ये पॉइंट, एक्चुअली में आए तो कम से कम अपना एक्सप्लेन कर सको। कहीं पे किसी को अंग्रेजी में दिक्कत आ रही, सारी चीजें तो हिंदी में वैसे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसको किसको अंग्रेजी में दिक्कत हो रही है स्लाइड में,
हैं? ओके, हैं? किसको स्लाइड में बताओ? स्लाइड से नहीं समझ में आ रहा। ओके, ठीक। जनरेशन पॉवर्टी एक्चुअली में समझ में आई कि नहीं? जनरेशन पॉवर्टी एक्चुअली में हिंदी इसकी है, जनरेशन को क्या कहेंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी, वंशानुगत गरीबी। ये वंशानुगत गरीबी जो है, आप मान लिया कोई फैमिली है, गरीब है, जैसे हमने पहले क्या कहा, ये पॉवर्टी ट्रैप वाला कहा, इसी में जनरेशन गैप देखते हैं। ठीक है, पीढ़ी क्या हो गई? ये एक फैमिली हो गई, फैमिली के बच्चे क्या हुए? अगर पूरी तरह रिसोर्सेज उनको नहीं मिला, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिली, तो क्या होगा? गरीबी उनको भी मिलेगी, मिलेगी ना। कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है ना। इसी को क्या कह रहे हैं वो? जनरेशन पॉवर्टी या वंशानुगत गरीबी। ठीक है, और ये पॉवर्टी ट्रैप क्या कहे इसको? गरीबी जाल। गरीबी जाल भी सेम वैसे ही है कि एक फैमिली अगर गरीबी से नहीं निकल पाई तो उसके बच्चे वगैरह इसी तरह इसी साइकिल में घूमते रह गए। ठीक है, अभी भी डाउट किसी को? अभी भी डाउट है? डाउट अभी ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस पढ़ा नहीं है, जो क्लासेस ली गई हैं, इसलिए भी डाउट होता है। कंसिस्टेंसी में अगर चीजें आप पढ़ेंगे नहीं तो चीजें वो भी समस्याएं क्रिएट करेंगे कि गरीबी होती क्या है, कैसे डिफाइन किया गया। अब एक टर्म आता है जो गरीबी नापने में किया जाता है, ये ग्लोबल लेवल पे होता है। ठीक है, ये एक्चुअली हर साल इसका इंडेक्स जारी होता है। ठीक है, इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं। ग्लोबल हंगर, भूखमरी सूचकांक, वैश्विक भूखमरी सूचकांक कहते हैं। ठीक है, अब ये हर साल क्या जारी करता है, किसके बेसिस पे? एक किसके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा? वर्ल्ड वाइड एजेंसी है, एक आयरिश एजेंसी, उसके द्वारा, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जारी क्या करता है? ये दिखाता है लोग कितने गरीब है, किसके पास खाना अवेलेबल नहीं है। तो वो किन पैरामीटर को देखता है? एक तो इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, मतलब समुचित मात्रा में खाने की सप्लाई नहीं होना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, मतलब शिशु मृत्यु दर जिसे कहते हो, बच्चों की मृत्यु दर। मॉर्टेलिटी मीन्स मृत्यु दर। 1/3 उसको लेता है, 1/3 उसको। अगला, चाइल्ड अंडर नरिशमेंट, मतलब उनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिले हैं, जो बच्चे अल्प पोषण। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसके। अब 3 पॉइंट के अंदर जाएंगे, अंडर नरिशमेंट लिखा हुआ है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी, मतलब 5 साल के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं उनका मृत्यु दर क्या है, उसको वो काउंट करता है। स्टंटिंग मतलब टेढ़ापन होता है एक, वेस्टिंग होता है, वास्टिंग को कहते हैं यार, स्टंटिंग का टेढ़ापन होता है ना, ठिंगनापन एक होता है कुछ ऐसे, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं रहता। पता चलता है कोई बॉडी के शेप जो है वो जब न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिलेंगे, बॉडी के शेप में कुछ डिफॉर्मेशन दिखेगा या कुछ, हाँ कब, यस वैसे था टाइप का। कोई भी चीज आप डिफॉर्मेशन देखिए जनरल फॉर्म से, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कुछ ना कुछ कमियां थी, या कोई अपने अंग पार्ट जो नॉर्मल काम करते हैं वो उसमें प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इन सब पार्ट को, ये सब पैरामीटर पे कौन जारी कर रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है और ये हर साल जारी होता है। ये तो अभी प्रीवियस है 2020 का,
कि इंडिया की क्या रैंकिंग है, लेकिन 2021-22 में भी आ चुका है। ठीक है, इसमें जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा पॉइंट रहेगा। 107 जाए, 101 जाए, 100 जाए, ये सब अच्छे पॉइंट, 100 अच्छा पॉइंट माना जाएगा ना। नीचे अब 143 जाए, 122 जाए तो गला खराब है ना। नंबर 1 पे जो रहेगा वो एक नंबर वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, 2023 में भी 107 है, 2020 में 107 था, हमारी 94 पोजीशन। तो कम से कम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या हो रही है, कंडीशन खराब हो रही है। अब अगला आएंगे हम लोग, इस टॉपिक पे आते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कहते हैं बहुआयामी गरीबी। बहुआयामी गरीबी, बहुआयामी गरीबी एक्चुअली में कितने इंडिकेटर पे बेस है, 10 पैरामीटर पे बेस है, मतलब 10 आयाम देखे जाएंगे। कितने आयाम, 10 आयाम। और वो 10 आयाम कौन कौन से हैं, ये रहे। न्यूट्रिशियन, न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहेंगे, पोषक तत्व ना, पोषक तत्व। चाइल्ड मॉर्टेलिटी, बच्चे की मृत्यु दर 5 साल से कम वालों की। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल स्कूल गए बच्चे। ठीक है, स्कूलिंग और अटेंडेंस, स्कूलिंग अटेंडेंस मतलब प्रेजेंट कितने हैं। ठीक है, कुकिंग फ्यूल, ईंधन, खाना बनाने के लिए ईंधन का मॉड क्या है, गैस वगैरह है कि नहीं। ठीक है, स्वच्छ ईंधन है कि नहीं उनके पास। स्वच्छ ईंधन के लिए कौन सी उज्ज्वला स्कीम चलाई गई थी ना, लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड किए गए थे, गैस सिलेंडर। ठीक है, सैनिटेशन, स्वच्छता भारत अभियान में सैनिटेशन चलाया गया ना, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट भी आता है और शौचालय वगैरह भी आते हैं। ठीक, वाटर, साफ जल, हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है ना। वाटर, पानी, ये सारे पॉइंट लिखते जाओ 10 के 10 पैरामीटर, वरना अभी फिर कहोगे हमें हिंदी नहीं आती है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, फ्लोर, घर, असेट्स, कुछ सामान वगैरह, ये सारे। और ये किसमें डिवाइड है, 3 मेजर पार्ट में, हेल्थ, एजुकेशन और स्टार्ट लिविंग, हेल्थ स्वास्थ्य, एजुकेशन शिक्षा और स्टार्ट स्टैंडर्ड। ये सारे पैरामीटर क्या हैं, 3 डायमेंशंस मेजर, उसके बाद 3 डायमेंशंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 10। ये देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसे रहन सहन का ढंग, क्या स्टैंडर्ड उसका, ये। उसके बाद एजुकेशन, शिक्षा का में क्या पार्ट फोकस करना हमें, और हेल्थ पे क्या पार्ट फोकस करना है। इन सब पैरामीटर पे कितने कितने अंक, किसको क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं, सुविधाएं, उन सबको काउंट किया जाएगा। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकाली जाएगी। ये क्या है, इसको क्यों यूज किया जा रहा है, ये इनकम बेस्ड और खर्चे बेस्ड के बियॉन्ड है चीजें, आपके हर एक इंडिकेटर पे फोकस कर रही है, समझे। गरीबी के सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं रहा, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यह भी ईयरली जारी किया जाता है, किसके द्वारा, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा और यूएनडीपी के द्वारा, ये दो हैं, ये जारी करता है। इसका नाम एक्चुअली में इंग्लिश में ही है यार, ये सब इंस्टीट्यूशंस के नेम है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, और ओपीएचआई लिखो एंड यूएनडीपी, ओपीएचआई एंड यूएनडीपी, आपको यही याद रहेगा, और उसका फुल फॉर्म क्या रहेगा वो आप हिंट आउट कर लेना।
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एंड ये दो हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये दोनों जारी करते हैं। ये दोनों मिलके जारी करते हैं। कब से जारी हो रहा? 2010 से। लिख लिए ये सारे पॉइंट ना, 10 के 10 पॉइंट। हिंदी भी मैंने बता दी सबकी। हिंदी लिख लेते बेटा सीधा, अगर नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ओके। चेंज करें? अगला पॉइंट है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट या कह लो। क्या हिंदी होगी इसकी बताओ? लिख लो फिर, मानव विकास सूचकांक। कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें कुछ पॉइंट लिख लो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट है ये, यूएनडीपी है, यूएनडीपी जारी करता है इसे, यूएनडीपी लिखा है ना सामने, ऊपर देखो सबसे पहली लाइन। यार उसमें 2 इनिशिएटिव्स इन्वॉल्व हैं, ठीक। देखो यूएनडीपी जारी करता है, या महबूबुल हक और अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर इस दृष्टिकोण पे काम किया था। महबूबुल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, महबूबुल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे ये, और अमर्त्य सेन इंडिया के। मानव विकास अंग को किसने इसमें डाला? महबूबुल हक ने। और मानव क्षमताओं को डाला अमर्त्य सेन ने। मानव विकास पे फोकस किया महबूबुल हक ने, और अमर्त्य सेन ने किस पे फोकस किया? मानव क्षमता पे, ह्यूमन कैपेसिटी पे, ठीक है। आपको ये पता चल गया किसने किसे जारी किया, ठीक है। आपको ये पता चल गए 3 डायमेंशन इसके, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसकी भी हिंदी बतानी है। किसको किसको इसकी हिंदी जाननी है ये बताओ? इसकी हिंदी जाननी है तुम्हें? ईमानदारी से बताओ, सच में जाननी है? स्वस्थ और लंबी आयु, जीवन जीना है लंबा और स्वस्थ भी रहे, ठीक है। एक्सेस टू नॉलेज, अगर आप लोग ऑनेस्टली बोलें, अगर ये सब हिंदी नहीं समझ में आ रही है आपको अंग्रेजी, तो 300 नंबर का इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है यूपीएससी में भी, और आपके सीसेट में भी इंग्लिश आता है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के आता है ना। 20 क्वेश्चन रहते हैं लगभग।
और पेपर में ये भी लिखा रहता है अगर ट्रांसलेशन में कहीं गलती है तो कौन सी अच्छी वो मानी जाएगी सही, इंग्लिश वाली। एक्सेस टू नॉलेज मतलब ज्ञान का हमें एक्सेसिबिलिटी हो, मतलब हमें प्राप्त करने के साधन हो। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंसी, डिसेंट मतलब रहने खाने और इन सब का एक व्यवस्थित ढंग हो हमारे पास, एक अच्छा जीवन स्तर हो। ठीक है, अब क्या क्या है डायमेंशन में, लॉन्ग हेल्दी लाइफ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब पैदा होने पे कितनी इसकी आयु होगी उसकी उम्मीद। इसके बेसिस पे डायमेंशन इंडेक्स आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। एक्सपेक्टेड कितना साल स्कूल गया और टोटल एवरेज ईयर कितने साल स्कूल गया मतलब एवरेज ईयर, उसको शामिल किया एजुकेशन इंडेक्स। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ मतलब कितनी पर कैपिटा इनकम है उसकी। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी, उस पर डिफाइन होगा। उसके पैसे, परचेजिंग पावर, पैरिटी डिफाइन होगी, कितना वो क्या खरीद कर सकता है, क्या सामान ले सकता है, उस इनकम पे डिफाइन होकर क्या आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये तीनों पॉइंट कई बार ऑब्जेक्टिव में डाल दिए जाते हैं, इसमें से एक आध पॉइंट चेंज कर दिया जाएगा और एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये पर कैपिटा इनकम ये आप बता रहे हैं, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पर कैपिटा इनकम है। ये ना कि अदर क्या है? जीएनआई एक्चुअली में लिखा जीएनआई पर कैपिटा एक्चुअली में एक गिनी कोएफिशिएंट होता है, लेकिन उसको अभी तुम लो सिर्फ पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसकी क्रय शक्ति कितनी है। जीएनआई में ये भी करते हैं कि व्यक्ति सवाल आती है यार, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम तुम कह रहे हो ना, पर कैपिटा वही पीपी एक्चुअली में है। पर कैपिटा इनकम समझो, सिंपल शब्दों में समझो, अभी अंदर ज्यादा घुसोगे अभी और लोग फिर और कंफ्यूज होंगे। अभी कहीं किसी को दिक्कत? ये अमृत सेन जी हैं। ये कर्व सारे एक साथ पढ़ाएंगे बाद में। चलो अब बेरोजगारी पढ़ लो। क्या हुआ? बेरोजगारी पढ़ने से पहले एक टेबल बना लो पहले। गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए हमारे यहाँ कई कमेटियां बनी थी। ठीक है, कई कमेटियां बनी थी। उसमें दो तीन कमेटियां थी, एक वाई के अलग, ठीक है। पहली कमेटी कब बनी है? 1979 में इनकी रिपोर्ट आई थी। 77 में बनी थी, 79 में इनकी रिपोर्ट आई थी। अब इनके बारे में लिख लो, दो तीन पॉइंट क्या क्या दिए थे। किसने इनको बनाया था? प्लानिंग कमीशन ने। इन्होंने जो गरीबी रेखा निर्धारण की किसके बेसिस पे? कैलोरी के बेसिस पे। बस लाइन लिखते जाओ फटाफट। गरीबी निर्धारण का इनका बेस क्या था? कैलोरी।
रूरल के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 किलो कैलोरी, शहरी के लिए 2100 किलो कैलोरी। किस 2400 2100। अब पता चल गया होगा शहरी ग्रामीण कौन सा है इसमें। एक शहरी एक ग्रामीण। अब समझ गए ना, 2100 किलो कैलोरी से कम अगर शहर क्षेत्र में रह के आप खा रहे हैं तो आप गरीब हैं, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में रह के 2400 किलो कैलोरी से कम अगर आपका कंजम्पशन है तो आप गरीब हैं। अगला लिखो, लक्कड़वाला कमेटी। लक्कड़वाला कमेटी, यस लक्कड़वाला। आज वो कहाँ रह गई? अच्छा, लक्कड़वाला कमेटी 1993, 1993। इनका भी बेस क्या था? कैलोरी तो था ही, उसके साथ कपड़ा, शिक्षा और शेल्टर, आवास। इनका क्या बेस था एक्चुअली में? गरीबी रेखा डिफाइन करने के लिए क्या आधार रखा इन्होंने? कैलोरी के साथ साथ इन्होंने कपड़ा, शिक्षा, आवास, ठीक है। अब इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी 24 किलो कैलोरी इनका भी और 2100 किलो कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए। अगला लिखो, तेंदुलकर कमेटी 2005। ये सभी प्लानिंग कमीशन बनाई है सबको। क्या हुआ? क्या चीज? अरे तेज बोलो बेटा, हम तक सुनाई तो पड़े। हाँ? तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी 2005। ठीक है, इसको भी प्लानिंग कमीशन ने बनाया है। इन्होंने क्या किया है? मंथली कितना खर्चा एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट पे हो रहा है, इसको भी इंक्लूड किया है। इन्होंने एक्चुअली में एक बास्केट, एक टोकरी बनाई, उसमें कितना सामान यूज हो रहा है, उसमें इन्होंने क्या क्या लिया? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आने जाने का खर्चा सब कुछ इंक्लूड कर दिया। स्वास्थ्य, इन्होंने गरीबी के लिए, रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लिए 446.68 पर पर्सन पर मंथ, 446.68 पर पर्सन पर मंथ। अगला, इसमें शहरी क्षेत्र का 578.80 पर कैपिटा पर मंथ। कैपिटा मतलब पर पर्सन, वही हुआ पर कैपिटा पर मंथ, वही पर पर्सन। कैपिटा मतलब क्या है? एक इंसान का जो इनकम है पर मंथ, ठीक है। क्या चीज नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? पर कैपिटा पर मंथ 578.80।
मेडिटेट किया करो थोड़ा, 10 बार बोल रहे हैं चीजें तब भी नहीं सुनाई पड़ रही तुम लोगों को। कान में ज्यादा ईयरफोन लगाने की आदत है क्या? एक सिंपल सा वर्ड मैंने बोला, कोई स्टेटमेंट नहीं बोला है। लिखो अगला इसमें, इसके अनुसार कितने पुअर हैं अपनी कंट्री में? 21.9%। 21.9%, 21.9% या प्रतिशत। कैसे लिख रहे, दिखाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। क्या छूट गया? क्या छूट गया बेटा, बताओगी? हैं? थोड़ा बहुत छूट गया। कहां पे छूट गया? कहां पे छूटा बताओ तो हम रिपीट करेंगे। हमने 578 बोला, तुम लिखी क्या हो ये? फाइव सेवन एट होता है बेटा 578। 578 कैसे लिखा जाता है? 578 लिखा जाता है। ये 500 लिखी फिर 78 लिखा जाएगा? और कहां क्या छूटा है और बताओ? 446 ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दिखाओ हमें। इंग्लिश में बोलें तब समझ में आएगा। बेटा थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। इक्कीस 21.9% लिख लिया। टोटल है। अगला लिखो सक्सेना कमेटी 2009। हाँ अगली तेंदुलकर कमेटी हो गई ना क्या? इसके अनुसार गरीबी 21.9%। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 21.9% है। क्या हुआ? कहाँ कंफ्यूजन है किसी को? सक्सेना कमेटी लिखो कब? 2009 में। इसको एक्चुअली में किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने बनाया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। बस इतना जान लो, इसमें और कुछ नहीं। इसमें बीपीएल कार्ड के रिलेटेड वर्क हुआ था। ऑटोमेटिक इंक्लूजन और ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, मतलब ऑटोमेटिकली किसको बीपीएल में लाया जाए, किसको निकाला जाए, बस इतना काम था इनका। इस पे इन्होंने काम किया था। अगला लिखो रंगराजन कमेटी 2013 में इनकी रिपोर्ट आई थी। इतनी जल्दी? 12-1 बजे होता है। अच्छा फोन से 2013। हाँ कैलोरी बेस्ड। इनका आधार क्या था? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन नहीं। रंगराजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस पे बेस था? कैलोरी पे। इन्होंने ग्रामीण के लिए कितना कैलोरी डिसाइड किया? 2090 किलो कैलोरी।
डेली पर डे, मतलब 28, इसमें 48 ग्राम प्रोटीन, 26 ग्राम फैट भी शामिल है इसके साथ। 48 ग्राम, 48 ग्राम प्रोटीन और 26 ग्राम फैट। फैट को हिंदी में क्या कहते हैं? वसा, वसा। अगला, और शहरी के लिए कितना कैलोरी इन्होंने डिफाइन किया? 2155, 2155 शहरी के लिए 2155, 2155 बेटा। और 50 ग्राम प्रोटीन, 28 ग्राम फैट। 50 ग्राम प्रोटीन, 28 ग्राम फैट। इन्होंने देख लिया अर्बन के लिए कैलोरी ज्यादा बढ़ा दी ना, ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं शहर वालों से ना। और पर कैपिटा इनकम मतलब रुपए में क्या कहा इन्होंने? 972 पर कैपिटा पर मंथ, 972 रुपए ग्रामीण के लिए और 1181 रुपए शहरी के लिए। 972 रुपए ग्रामीण में आना चाहिए पर कैपिटा पर पर्सन पर मंथ, और 1181 रुपए पर कैपिटा पर मंथ कहाँ आना चाहिए? शहरी के लिए। अब इनके अनुसार कितनी गरीबी हो गई? बढ़ जाएगी ना गरीबी, 29.5%, 29.5%। ठीक है। अभी जो करंट में सारी स्कीमें आ रही हैं, जितनी, अब नोट लिखो, जितनी स्कीमें अभी आ रही हैं उसमें ज्यादातर या तो तेंदुलकर कमेटी का यूज किया जा रहा है या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का यूज किया जा रहा है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे भी पॉवर्टी डिफाइन होती है। उसके अनुसार 6 करोड़ पुअर लोग हैं। सोशियो इकोनॉमिक, SECC, कास्टे सेंसस, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना। ठीक है, आगे समझ में? इसके बेसिस पे टोटल कितने पुअर हैं? 6 करोड़। और ये 2011 की जनगणना पे आधारित है। RTI डाल के पूछो। जवाब मिल जाएगा, मैं बता देना। RTI डाला जा सकता है ना। ठीक है, अब खत्म हो गई गरीबी। अभी नहीं खत्म हुई, मतलब गरीबी चैप्टर खत्म हो गया। आप लोगों को गरीबी के बारे में पता चल गया, कौन कौन सी कमेटियां आई, क्या क्या चीजें होती इसमें, काज डेफिनेशन पता चली, उसके बाद उसके कारण निवारण पता चले, कौन कौन सी स्कीमें। देखो जो जो स्कीमें हैं गरीबी पे, अब वो आपको खुद खोजना है और उसके कुछ कुछ पॉइंट टेनेट्स लिखने हैं आपको खुद। ये आप अपना काम लिख लीजिए। गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है, ये क्वेश्चन लिख लो। और ये योजनाएं अपने आप लिखना। कल हमने कुछ लिखवाया था, बताया था कुछ, तो वो अपने आप अब तुम लोग लिखना। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, चाहे वो सेंटर लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे, केंद्र या राज्य लेवल पे, किसी भी लेवल पे।
अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या? क्या हुआ? लक्कड़ वाला हंसी आ रही है? चरण, बेरोजगारी का मतलब बताओ। यार इसमें जरा सही फिल्म ढंग से करो, इसमें पानी पानी चल रहा है ये इसको देख लेना, गिरने ना पाए। उसको निकाल लो बाहर पहले, तभी वो सही गिरे आएगा। इसके ये आप पे उसमें उन लोगों ने शाही भरा, एक्चुअली चली नहीं तब भी। बताओ बेरोजगारी क्या होता है पल्लवी? सर जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हाँ बेरोजगार भी हैं मतलब। ठीक। जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं लेकिन हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, उनके पास स्किल भी है, पढ़ाई भी है, सब कुछ है, बट उनको काम नहीं मिल रहा है, तो क्या होंगे वो? बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, अब सुनो, इसमें एक आती है वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो काम करने योग्य जनसंख्या है, उनको किस एज से किस एज के बीच में लिया जाता है? अभी कई बार ये टर्म आएगा इसलिए पहले बता दे रहे हैं। 15 से 59 साल के बीच के लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती है। ठीक है, ये एज है। ठीक है, सारे एक्चुअली में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट वाले डाटा निकाले जाएंगे इसी बेस पे, समझ गए? और अनएम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज निकाला जाएगा, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं 15 से 59 के बीच जो टोटल जनसंख्या काम करने योग्य, उसमें कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनका अगर परसेंटेज निकालना हुआ तो इस बीच की जनसंख्या उतना डिवाइडेड बाय इस बीच की जनसंख्या का परसेंटेज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 से 59 के बीच की जनसंख्या 80 करोड़ है, ठीक है, और इस 80 करोड़ में से लगभग 50 करोड़ लोग जो नौकरी पे नहीं है, तो 50 डिवाइडेड बाई 80 परसेंटेज निकलेगा ना? क्या लिखा है? काम करना चाह रहा है लेकिन उसको सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम हमेशा प्रेफर करते हैं, फ्रीक्वेंट मेजर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द पीपल वर्किंग अंडर लेबर फोर्स। वर्किंग पॉपुलेशन वाला कौन सा होगा? 15 टू एज के बीच में, और अनएम्प्लॉयड जो भी ये 50% अभी हमने बताया आपको, क्या निकलेगा? बेरोजगारी दर। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? बेरोजगारी। ठीक है, और इसे कहते हैं दर, बेरोजगारी दर। राइटिंग पे हंसना मत यार, तेजी से लिखने पे हो जाता है। ठीक है, लिख लो। इसमें अभी कुछ बताना रहेगा क्या? बता दिया सारी चीजें। नीचे फार्मूला लिखा है, बेरोजगार वर्कर, बेरोजगार कामगार काम, और टोटल लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कहां से निकल के आती है? जो 15 से 59 के बीच में आयु वर्ग में है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 100 परसेंटेज निकल आया, ये बेरोजगारी दर हो गई।
ठीक, शिवांगी अब तो दिक्कत नहीं हो रही है ना? ऐसी वाली नहीं, जितना वैसे समझ आता अब कुछ कुछ टॉपिक रहते हैं उससे जो समझाने वाले होंगे उससे समझाएंगे, कुछ टॉपिक एक्चुअली में इससे इजी हो जाता है। जब हम ऐसे बताते हैं तो उसका दिमाग रहता है फिर उसे अपना काम करती है। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी बता रहा हूँ कि वही दिखता है तो बता रहा है। क्या हुआ? नहीं, लेट भी जा सकता है, हमें पता है। निजान सर ने हमें बता दिया टेक्निक। कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर। ये हम आगे चलेंगे, अब इसके किस पे आएंगे? प्रकार पे। कितने टाइप के बेरोजगारी होती है? ठीक है, बढ़े आगे। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, इसी में चक्रीय ऐड कर देना, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी, हमने आपको एक बिजनेस चक्र पढ़ाया रहा होगा, आपको याद है कि नहीं? जो डेली आ रहे हैं बच्चे, बिजनेस चक्र, बिजनेस साइकिल, याद आया? हाँ, ये देखो बना रहे हो ना, गुड, ठीक है। ऐसे होता है ना, तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट उसमें होगा कि नहीं? रिसेशन हो रहा है, डिप्रेशन हुआ, तो क्या होगा? नहीं याद आ रहा? तुम तो तब आती थी बेटा, ये वाली साइकिल नहीं याद है जो एक पढ़ाया था? याद आया? पढ़ाया था ना, इसमें ग्रो हो रहा, बूम हो रहा है, फिर उसमें एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं, फिर डिप्रेशन हो रहा। ये सब में एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आती है? साइक्लिक बेरोजगारी आती है ना, यही तो लिखा है। ट्रेड साइकिल रेगुलर इंटरवल्स पे, ट्रेड साइकिल में कोई ब्रेक अगर होता है, डिमांड और सप्लाई में कोई डिफरेंसेस आता है, तो वहां पे बेरोजगारी आएगी कि नहीं आएगी ना? तो यही क्या हुआ, साइक्लिक। ये कहां पे ज्यादातर होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जहां पे मार्केट इकोनॉमी है। इसमें क्या कर रहा है? डाउन, दर मत लिख लेना यार, वो पहले का है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? बिजनेस एक्चुअली में नीचे जा रहा है, ये वाली कंडीशन है, यहां से ये जा रहा है, ये नीचे जा रहा है अगर, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट किस में आएगा? बेरोजगारी में। नीचे जाएगा तो मतलब लोगों से वो मिल जाएगी, वो हो जाएगा। यही कहलाएगा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। जी, शॉर्ट रन फिनोमिना एक्चुअली में कहा जा रहा है बहुत कम टाइम के लिए होता है, फिर रिकवर कर जाती है। बताओ, हिंदी में लिखा देते हैं, लिख लो भाई। यह उस व्यवसायिक चक्र का परिणाम है, बिजनेस साइकिल इंग्लिश में कहते हैं। यह उस व्यवसाय चक्र का परिणाम है जहां आर्थिक वृद्धि के साथ मंदी और गिरावट के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है। आर्थिक मंदी आएगी, जहां आर्थिक वृद्धि के साथ मंदी और गिरावट के दौरान, आर्थिक वृद्धि के साथ गिरावट और मंदी, बेरोजगारी बढ़ती है।
ज़्यादातर चीज़ें बुक्स में लिखी हुई हैं, ये सब डेफिनेशन ना लिख लो। ऋतिक साहब, मंदी और गिरावट के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है। भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य हैं, नेग्लिजिबल हैं, नेग्लिजिबल, हाँ वो है लेकिन शून्य नहीं है, नेग्लिजिबल है। भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य हैं। यह घटना ज्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। कितना फास्ट लिखती हो बेटा, ग्राफ व्राफ सब लगा दिया तुमने, वाह। ग्राफ व्राफ सब बना लिया उसने, कॉपी मार दिया। एक्सपर्ट कॉपी मारने में नहीं है, उसका आर्टिकुलेटिव स्किल मैंने देखी है, इनोवेटिव है वो, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। पढ़ने में भी काफी तेज है वो। अगला लिखोगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? जैसे जो स्किल्स आपके पास है, जिस तरह की आप जॉब डिमांड कर रहे हैं उस तरह की जॉब नहीं है, और वो जो स्किल डिमांड कर रहे हैं वो स्किल आपके पास नहीं है। यस सर, बताएंगे अभी हम, सेकंड पॉइंट लिखा है वो। पहला हमने क्या कहा, मिसमैच है किसके बीच में, जो लेबर फोर्स है उसकी स्किल्स और जो स्किल्स चाहिए जॉब के लिए, जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए, इन्होंने क्या कहा, मिसमैच। सिंपल सी बात, जॉब पे जो स्किल्स चाहिए वो किससे मैच नहीं कर रही है, जो स्किल लेबर फोर्स के पास है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक तरह की बेरोजगारी बढ़ाएगा ही, बढ़ाएगा ना। आपके पास जो स्किल है, अब आप गए यहां से नौकरी के लिए, वहां पे जॉब चाहिए जो बंदा 80 वर्ड पर मिनट टाइप कर सके। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप कहें कि हम पीएचडी किए हुए हैं, आप कह रहे हैं हम रिसर्च किए हुए हैं अच्छे कॉलेज से, तो वहां उसकी जरूरत नहीं है भाई। वहां किसकी जॉब चाहिए, टाइपिस्ट की, जो स्पीड में टाइप कर। स्किल मिसमैच कर गया, नहीं काम करेगा ना, आपको वो स्किल डेवलप करके तभी उस जॉब को मिलेगी, वरना। और इसमें और क्या आएगा, जैसे एआई आ रहा, कंप्यूटर आया, आईटी सेक्टर आया। पहले एक टाइम था सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2004-5 में बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती थी ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको एक्चुअली में पूरी सोसाइटी में कहीं पे वो माना जाएगा। या थोड़ा दिन और पहले चले जाओ, 10-15 साल पहले, 90-80 के दौरान इंजीनियर कोई बन जाए तो बहुत बड़ी, पूरे मोहल्ले या पूरा कई, मतलब जो मोहल्ला क्या कहते हैं, कई गांवों में जाना जाएगा, ऐसा होता था ना। तो ऐसे ही जब टेक्नोलॉजियां धीरे धीरे, जो कंप्यूटर की नॉलेज, जिसके घर पे कंप्यूटर आ जाए वो बहुत बड़ा, मतलब अपडेटेड पर्सन माना जाता था, स्टेटस सिंबल। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर की नॉलेज लोगों में गई, ये समस्याएं। अब टेक्नोलॉजिकल स्किल के बेसिस पे जब जॉब में गैप आता है तो वो कौन सी जॉब होगी, वो भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आगे आने वाले समय में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स नहीं रखेंगे तो आपके लिए जॉब की समस्याएं बढ़ जाएंगी। या जैसे अभी जो मिडिल एज ग्रुप है या ऊपर अपर एज ग्रुप चले जाओ, उन लोगों के सामने क्या समस्या है, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है,
आज की जो टेक्नोलॉजियां जितनी अपडेटेड हो चुकी हैं, जो काम में आ रही हैं डे टू डे लाइफ में, उनकी क्या हो रहा है, उनकी वजह से वो बेरोजगारी जो दर बढ़ेगी वो क्या किस में आएगी, संरचनात्मक बेरोजगारी में। तो इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी समस्याएं आएंगी, ऑक्यूपेशनल जियोग्राफिकली मोबिलिटी आएगी, रोबोटिक्स रिप्लेस, जैसे रोबोटिक्स आ रहे हैं। चंद्रमा पे कौन सा रोबोट गया, उस रोबोट का क्या नाम है, कौन कौन किसको किसको पता है? चंद्रयान 3 में कौन सा रोबोट गया है, उस रोबोट का नाम क्या है? नाम थोड़ी पूछे थे, हाथ उठाने कहते हैं तो नाम बताते हैं। बताओ, देखो एक लोग को पता है, बाकी लोग चुप हैं। डेली इतना न्यूज में हंगामा मचा है यार, कल परसों की ही बात है, और कल तो मैंने बताया भी था यार, ये कल बोला था ना मैंने। क्या करोगे तुम लोग, बताओ जरा। आगे बढ़ें, इसको लिखवाएं भी, लिखवाना है कि लिख लोगे पॉइंट वाइज जो बताया मैंने? लिख लिए ना? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं संघर्षात्मक या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, इसका एग्जाम्पल ऐसे देखो, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, वहां से चेंज कर रहे हैं, कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप बीच में छोड़ दिया। आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपको जॉब पसंद नहीं आया, आपने छोड़ दिया। अब आप दूसरी अच्छी जगह जहां पे चाह रहे हैं वहां पे जाना चाहते हैं, ठीक है, जबकि आपकी डिमांड है कहीं पे, लेकिन आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, आप कहीं और अच्छी जगह जाना चाह रहे हैं। तो ये क्या होगा, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी हो जाएगी। समझे? इसमें जैसे कई लोग जॉब छोड़ के आते हैं कुछ तैयारी करने, कुछ अदर गवर्नमेंट जॉब की ना, तो बीच में गैप होता है ना कुछ दिन का बेरोजगारी का, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को कहते हैं। जैसे एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ पे, कह रहे हैं आओ जॉब कर लो, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, हमें ये जॉब तो नहीं करनी, हमें दूसरी जॉब करनी है। ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, रैंक इंप्रूव का, हाँ यस दे सकते हो। इन्होंने एक बैरियर क्रिएट कर दिया यहाँ पे, हाँ नहीं भैया हम नहीं आएंगे यहाँ पे, ये जॉब में क्वालिटी नहीं है, हम दूसरी जॉब की क्वालिटी। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं इसको हिंदी में, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र की बात है जी सर, प्रच्छन्न या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे हो गया, कहीं पे सब लोग एम्प्लॉय हैं लेकिन वहां पे उनकी जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन तब भी वहां के काम कर रहे हैं, उनको ना उससे फायदा हो रहा है कुछ ज्यादा, अननेसेसरी का वर्कर लोड वहां पे, वर्क लोड वहां पे लेबर फोर्स का लोड है। तो ऐसा कहाँ दिखता है, खेतों में ना, एग्रीकल्चर में दिखता है कि लोग अनएम्प्लॉयड वहां पे जो ज्यादा है, जबकि उतनी प्रोडक्टिविटी उनकी वहां पे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनके एम्प्लॉय होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उससे उनको फायदा भी नहीं हो रहा रेगुलर बेसिस पे। पर्टिकुलर एक्चुअली में कुछ नेग्लिजेंट एक्चुअली में उनका कंट्रीब्यूशन है, कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र, कृषि व्यवसाय में। इसे क्या कह रहे हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझ गए? लिख लो।
पूछा जाता है। यह एक ऐसी घटना है जिसे वास्तव में जरूरत से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह एक ऐसी घटना है जहां जरूरत से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है। जरूरत से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, और यह कहां पाया जाएगा? कृषि और असंगठित, लिखाए थे ना स्टार्टिंग में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पेन गिरी है किसकी है? अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करके ही बंद करेंगे, बता दे रहे हैं आज हम। नहीं खत्म होगा, बैठाएंगे 1-2 बजे तक, और उसमें क्या जा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। सीजनल, मौसमी बेरोजगारी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मौसमी बेरोजगारी। अच्छा, खेतों में ये देखे होंगे लेबर को काम कब मिलता है? जब धान की कटाई हो या रोपाई हो ना, उसके बाद धान में उन्हें मिलता, उसके बाद खाली हो जाते हैं। गेहूं की कटाई में उनको मौका कहाँ मिलता है? फिर खाली हो जाते हैं। ये सब क्या है? बस समझ गए आप लोग, तो बहुत तेज हो गए आप तो ठीक, लिख लो फिर, समझना क्या है इसमें फिर और। पूरे साल जिसमें एक्चुअली में काम ना मिला हो, मतलब कंटिन्यूअस जहां काम ना हो, उसे क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी। और वो एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख जान ही गए आप, कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। आगे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होने पे ही एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं उसी फॉर्म में आएगा। कौन सा? स्ट्रक्चरल वाला जो हमने पढ़ा था, उसी का एक सब पार्ट है ये, तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी जब चेंज होने लगती है, जैसे कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर से एआई आ रहा है, कुछ जॉब में सेक्टर वाइज चेंज होंगे, स्किल का गैप आएगा, तो उसकी वजह से जो बेरोजगारी आएगी क्या होगी? तकनीकी बेरोजगारी। ऑटोमेशन होगा। यार अभी क्या बोला मैंने, क्या बोला था मैंने? उसी का सब पार्ट है ये। ठीक है, इसमें ऐसे एक्चुअली में ये टर्म आता नहीं जनरली, ये टर्म एक ऐसे स्पेशल बना दिया गया, स्पेसिफिक। कई बार गरीबी में लोग ऐसे फंसे होते हैं, उनके पास स्किल्स ही नहीं है, वो उससे निकल ही नहीं सकते, वो स्किल्स डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो 15 से 59 साल के एज में आ रहे हैं, वो ट्रैप में फंसे हैं। तो वो कौन सी बेरोजगारी हो गई एक तरह की? और मनरेगा इसके लिए चलाया गया है जिससे ये वाली समस्या भी खत्म हो। और अनएम्प्लॉयमेंट आता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसा हो गया, कई बार आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि चपरासी की पोस्ट, 4th क्लास की पोस्ट के लिए पीएचडी होल्डर, एमटेक होल्डर, बीटेक होल्डर या ग्रेजुएशन लेवल के लोग अप्लाई कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? ये क्या है? जिस लेवल की जॉब है, जिस स्किल्स की, उससे ज्यादा हायर स्किल है जो आ रहा है वहां पे। आपके पास जो स्किल है वो जॉब
जिस लेवल की स्किल की चाहिए उससे ज़्यादा स्किलवान है आप, मतलब उससे ज़्यादा कुशल कामगर हैं आप, ठीक है, कुशलता आपकी, तो वो कुशलता आपकी यूज नहीं हो पा रही है इकोनॉमी में। आप किसके काम पे बिजी हैं? बहुत छोटे से काम वाले पे। वो क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट। उनका कैपेसिटी या प्रोडक्शन जो है आपका, क्या लिखा है? पीपल जो वहां पे काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी क्षमता क्या है? बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज हो रहा है, मतलब उनकी कैपेसिटी पूरी तरह यूज नहीं हो पा रही है। ये न्यूज में तो सुनते होंगे ना आप लोग कि छोटी पोस्टों के लिए कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं, कितने ज्यादा, जैसे लेखपाल की पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाते हैं, कोई भी कहीं से प्राइमरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं सारे बीटेक एमटेक पीएचडी होल्डर सब आके, ठीक है ना, करते हैं ना। इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती है, जो क्या कहलाएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इससे समस्या क्या होगी? फ्रस्ट्रेशन। काम की बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी, क्योंकि उनके पास स्किल ज्यादा होगी तो वो सोचेंगे ये काम कौन करे, कितना टाइम, और ढंग से उस पर फोकस नहीं करेंगे। और जितना सोसाइटी का रिसोर्सेज खर्च हुआ उनको पढ़ाने पर और स्किल डेवलपमेंट पे, वो रिसोर्सेज भी तो वेस्ट हो गया। क्वालिफिकेशन है लेकिन आपको नौकरी वो नहीं मिल रही है। आपको जॉब की डिमांड है, आप पढ़े लिखे हैं, बट आपको अप्रोप्रिएट जॉब नहीं मिल रही है। शिक्षित बेरोजगारी। ये फार्मूले सारे लिख लो, इसमें कुछ बताना नहीं है, ये सारी चीजें अभी मैंने बताई हैं। जहां जिसको ना समझ में आए, और वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो वो है जो लोग एम्प्लॉय हो और 15 to 19 एज से डिवाइड कर देना टोटल पॉपुलेशन, जैसे अभी 50-80 वाला बताया डेफिनेशन, वही इधर इसमें सारे में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको आपने पहले लिख ही लिया पहले वाले में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी वही है, परसेंटेज एक्चुअली में लेबर फोर्स का कितना है टोटल पॉपुलेशन का। इस वाले में एक्चुअली में टोटल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे 15 से 59 वाली पॉपुलेशन नहीं, टोटल वाली, टोटल पॉपुलेशन में कितना लोग नौकरी चाह रहे हैं उसका वो निकलता लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और यहाँ पे मान लिया 15 से 59 के बीच में 100 हैं, और जो लोग एम्प्लॉय हैं वो 21 हैं, मतलब 21 लोग नौकरी पा गए हैं, 21/100 ये हो जाएगा वर्क पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। और इसमें एक्चुअली में ये 59 वाला क्लॉज नहीं यूज हो रहा है, इसमें टोटल पॉपुलेशन और कितने लोग इसमें काम चाहते हैं काम करना, लेकिन काम नहीं मिल रहा। लिख लो सीधा फटाफट, बहुत आसान इंग्लिश लिखिए। आगे बढ़ा जाए।
जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय हो गए टोटल, मतलब इतना लोग काम पा गए हैं, उनका परसेंटेज किससे, वही 50 to 59 की एज के बीच के जो ना काम चाह रहे हैं, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 50 to 59, उनसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गया अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, बेरोजगारी जाल। बेरोजगारी जाल ये होता है, इसमें सबसे बड़ा रीजन होता है इंसान का आलस। आपको खाने पीने रहने को मिला हुआ है, आप पड़े हुए हैं, आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, पड़े हुए हैं, क्या जरूरत किसी स्किल को यार, खाना मिल गया, रहना मिल गया, थोड़ा बहुत पैसे मिल जा रहे हैं, बस चैन है। संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम तब लागू किया जाता है जब आप कुछ काम कर रहे हो। संतोषम परम सुखम हर जगह लागू करके चौराहे के डिस्कशन में जो लोग जस्टिफाई करते हैं ना, गांवों के चौपालों पे बैठ के, हम तो बड़े संतोषी इंसान हैं ना, हमारे पास जो है उसी में हम खुश हैं, भले घर में खाने को ना हो, उसमें काम नहीं करना चाहेंगे, और खुद तो बैठे हैं चौराहे पे, और घर में बीवी बच्चों को भी जाके अपना खाने को मिल जाए, अपना राजा बन के घर पे बैठेंगे। लेकिन बच्चों को क्या कंडीशन जा रही है, समाज नहीं देखेंगे, दुनिया नहीं देखेंगे, बस अपने आलस को कैसे जस्टिफाई करेंगे, संतोष। और 4 लोगों को संतोष मारो यार, सब सही है भाई। बेसिक नीड पहले कंप्लीट करने के लिए हाथ पैर भगवान ने दिया, उस पर वर्क कर लो। संतोष वहां मारा जाता है जहां आपके हाथ में जो चीजें ना हो, आप किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी की चीजें ना आप खींच के ले आओ, किसी के राइट मत वायलेट करो, उन सब चीजों पे आपको संतोष कर। डेवलपमेंट प्रोसेस में क्यों संतोष करना भाई, ज्ञान प्राप्ति में क्यों संतोष करना, जहां आप हाथ पैर चला सकते हो कमाओ आप भी यार, मेहनत करो, मेहनत करके और दूसरे रास्ते खोजो इनकम सोर्स के, इस पे वर्क करना है ना। ये थोड़ी कि आज एक पेज पढ़ लिया अब संतोष है, अरे वो परेशान है, परेशान रहने दो, 10 पेज पढ़ रहा है, उसके अंदर उसका दिमाग स्थिर नहीं है। भाई दिमाग अभी स्थिर करना नहीं है, अभी तो कंपटीशन में रहना है, टकराव, दिमाग के एक्चुअली में कंफर्ट जोन के दायरे को ब्रेक करना है, तकलीफ देनी है खुद को। हेडेक हो रहा है दिमाग को पढ़ते हुए, होने दो हेडेक। अभी चैन से सोने की आदत डालोगे, फिर लाइफ में चैन से सो नहीं पाओगे। तो तुम्हारा रीजन कुछ और है ना, परेशान आत्मा किसी चीज और से हो ना, तुम ही बता रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या हो रहा है, समझ में आया किस वजह से बेरोजगारी भत्ता मिला हो, आलसी इंसान हो ये, इसको खाने पीने रहने को मिला हो, सुविधाएं मिल गई। जैसे कई बार क्या होता है, बड़े घर के बच्चे या जिनके घर में सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं और उनके घर पे प्रेशराइज ना किया जा रहा हो पढ़ने लिखने कम करने को, वो आराम से, ये देखो ये खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, ये बैठे हुए हैं आराम से, आराम से इसी में कैपेसिटी बेनिफिट, एक ऊंचाई मिल गई, खेल कूद रहे हैं उसी में। इनका एक्चुअली में क्या है, सिंपली एंजॉय बेनिफिट ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ काम नहीं करना है। जहां पे भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा वो क्या होगा, यही हाल होगा ना। किसी के पास थोड़ी सी खेती हो, ठीक है, खाने पीने का वहां से उग जाए, मम्मी पापा कर ही दे रहे हैं, और बेरोजगारी भत्ता ऊपर से मिलने लगे, फोन रिचार्ज करने का मिल जाएगा, समय समय पे फोन खरीद लेगा, कुछ कपड़े भी खरीद लिया करेगा, जरूरत क्या उससे आगे। उसके बाद दिन भर बैठ के गप्पे लड़ाएगा, हैं? तो ये क्या कहलाएगा, यहां पे ये कहा जा रहा है जहां पे बेरोजगारी का बेनिफिट जो है डिस्करेज कर रहा है लोगों को काम करने जाने के लिए। बेरोजगारी का जो बेनिफिट उन्हें दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता दिया गया, उन्हें काम करने की सहूलियत दे दी गई,
या उन्हें घर दे दिया गया, मकान दे दिया गया, खाना पीना दे दिया जा रहा है कि आप ठीक है खाना पीना मिल जाए, आपको रहने के लिए घर दे दिया जाए, ये सब मिल गया, तो अब आगे ये लोग क्या हो गए, डिस्करेज। भाई अब जाना ही क्यों काम करने, तब मिल तो गया हमें। ऐसा होता है ना कई बार, कई जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है ना। तो ये चीजें क्या कहलाएंगी, ये ट्रैप में फंसे रह गए। एक्चुअली में जो सुविधाएं इनको ट्रैप से निकालने के लिए दी गई, उस ट्रैप ये क्या किए, उसका मिसयूज कर लिए। स्किल्स डेवलपमेंट पे भेजा गया, स्किल्स डेवलप ही नहीं करनी है। लाइक अभ्युदय स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई, किसके लिए, बच्चों के लिए, कि जो दूर दराज क्षेत्रों में बच्चे रह रहे हैं वो आके पढ़ लें, चीजें कर लें, ठीक है। जब उनसे पढ़ने के लिए सुविधाएं दी गई और उन्हें पढ़ाई ना समझ में आके आराम से लगा कौन जाए हेडक लेने, वहां टीचर बहुत पूछते और डांटते हैं, पढ़ना पड़ेगा। क्या दे दिया एग्जाम्पल, हम खुद पढ़ लेंगे। और जब कुछ पूछा गया तो एक किताब का 10 पेज भी नहीं खत्म हुआ है। ये क्या है, कौन सा ट्रैप है ये? सरकार ने ये योजना किस लिए चलाई है? ग्रोथ के लिए ना, स्किल डेवलप हो जाए, पढ़ाई हो जाए, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिल सके बेस्ट वो अवेलेबल हो जाए, जिससे वो कंपटीशन में एक लेवल पे आ सके। बट बच्चे फ्री की चीज मिलने पे अरे जब मर्जी तब चले जाएंगे, नहीं आएंगे क्लास, देखते हैं सर क्या करते हैं। हैं? कौन सा फीस आ रही है ना, ईगो उनसे अहम इशू हो गया सर टीचर से, नहीं आएंगे हम आपकी क्लास, जाके दूसरे टीचर, हम तो उन टीचर की क्लास ही नहीं रहे भाई, नहीं अटेंड करते तो उनका क्या फर्क पड़ता है, उनका क्या नुकसान है यार, इसमें कौन सा तुम दिखा दे रहे हो भाई तुम हमारे घर के हो कि 4 दिनों में मिलना है, क्लास में आ रहे हो, अच्छे से हमसे इंटरेक्ट कर रहे हो, बाद में भी मिलेंगे, नहीं इंटरेक्ट कर रहे हो भाई तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, नौकरी तुम्हें मिलेगी, मेहनत तुम्हारी, तुम्हारा दिमाग का अपना विकास होगा, तुमको चीजें पढ़नी जो नहीं आ रही, डिस्कस डिबेट करो चीजें, वो सब चीजें समझ में आती हैं। और ज्यादातर बच्चे मैं पिछली साल से देख रहा हूं, और हंसी आती थी हमें, हम लोग जब बैठते थे, मतलब क्या बोले, ठीक है भाई जाओ तुम साहब बने रहो, यही करते हैं ना। और कई बच्चे एक्चुअली में सामने से निकलते हैं तो लगेगा हाँ चेहरा, भाई क्यों छुपा रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो चाह रहे 4 बच्चे ही रहो जो अच्छे से पढ़ो, जो ढंग से डेली पढ़ के आओ और जबरदस्त मेहनत करो, हमें भी खुशी होगी, हम जिसको डिलीवर कर रहे हैं और जिसको एक्चुअली में गाइड कर रहे हैं वो मेहनत कर रहा है, और कुछ चीजें हमें भी सीखने को मिलेंगी बच्चों से, कुछ चीजें उनको क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, क्या चीजें वो पूछ रहे, किस पे वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कुछ नई चीज निकल के आ जाए उनसे भी। लेकिन जो पढ़ना ही नहीं चाहते यार, उनसे क्या निकलेगा हमें, वो तो सिर्फ नेगेटिव वाइब्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इससे बढ़िया है घर में बैठो। पढ़ने के लिए यही तो है, पढ़ना आपको है, ये क्या है, बेरोजगारी जाल, तो सारी सुविधाएं दी जा रही तब भी नहीं करना। जैसे कई बार हम लोग स्कूल कॉलेज में भी करते थे, टीचर पढ़ा रहे हैं, अरे किताब से पढ़ लेंगे, उसके बाद एग्जाम तक पढ़ाई नहीं किए। उस समय अगर 10% भी टीचर का पढ़ाया आप सुन लो, इमीडिएट जाके बुक से पढ़ लो, तब भी चीजें आपकी रिलेट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। लेकिन आप ये सोचो टीचर आज पढ़ा रहा है, अब इसको पढ़ोगे 1 महीने 2 महीने बाद, तो आपको फिर रिलेट नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कानों और दिमाग में जा ही रहा है, बात सुन तो रहे हो। और इतना इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पे टीचर, मैं तो कहूँगा बच्चे बार बार आपसे इंटरेक्शन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं, उससे ज्यादा दिन तक याद रहती है चीजें, मेमोराइज काफी टाइम तक हो जाता है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल समझ में आ गया ना आप लोगों को। अबाउट डेमोग्राफी डिविडेंड में जनसांख्यिकी लाभांश, कल पढ़ाएं क्या इसको, 12-20 हो गए, पढ़ा पूरा करा दें, अच्छा पूरा कराते हैं अच्छा हाँ वो
तो उससे क्या होगा?